वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाते हैं। एक बेहद खास मुद्दा जो आजकल चर्चा में है और काफ़ी निवेशक भी इसको लेकर परेशान हैं। किस तरह से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसे लगा रही हैं। अगर निवेशक इस बात को लेकर परेशान हैं तो हम आपके लिए लेटेस्ट जैन का आंकड़ा लेकर आए हैं, जहाँ पर हमने एक तो पहले भी समझाया था कई बार अपने चैनल के ज़रिए ही किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया हुआ है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। लेकिन अब जैन में किस तरह से उनका एक्सपोजर है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे पास खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, और हमारे साथ आदित्य शाह भी जुड़ गए हैं जीएसटी इन्वेस्टमेंट के। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। तो हर महीने ये आंकड़े आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो किन कंपनीज़ में कितना पैसा लगा रही हैं, कितने परसेंट का वो एक्सपोजर ले रही हैं, किस स्कीम में ले रही हैं। और यही डेटा हम आपके साथ साझा करेंगे, जहां पर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अदानी ग्रुप की कंपनीज़ में इस जैन के महीने में म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, कम किया है, और अगर एक्सपोजर रखा भी है तो वो किस तरह से रखा हुआ है। अर्नब जी, हमने पिछले समय जो चर्चा की थी और जो दर्शकों को समझाया भी था वो ये था कि अदानी ग्रुप की कंपनीज़ में जो एक्सपोजर है वो एक तो एक्टिव तरीके से नहीं है, यानी एक्टिव फ़ंड के ज़रिए नहीं है, पैसिव फंड्स के ज़रिए है और आर्बिट्राज के ज़रिए है। क्या यही बात जनवरी में भी हमें दिखाई दे रही है? और क्या हमने ये भी देखा है कि जो एक्सपोजर है उसमें कमी भी आई है? नहीं, देखिए, जो एक्सपोजर है ओवरऑल वो 3 प्रकार से है। पहली बात तो वो है कि जो कंपनीज इंडेक्स में है, खास करके निफ्टी में 2 कंपनीज है ग्रुप की इंडेक्स में, निफ्टी में। तो उस हिसाब से जो भी इंडेक्स फंड है उनको ये होल्डिंग्स इंडेक्स के वेटेज के मुताबिक रखना पड़ता है। और उस हिसाब से अगर इस प्रकार के इंडेक्स फंड्स में इनफ्लोज या आउटफ्लोज होते हैं तो उस हिसाब से उनको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज आती है म्यूचुअल फंड के सामने, उसमें भी ये कंपनीज का समावेश हो सकता है। लेकिन वहां पर आपको ये समझना होगा कि एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो एक्सपोजर है वो सेट ऑफ हो जाता है, क्योंकि एक साइड पे जहां पर मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ने कोई कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं, लॉन्ग पोजीशन है, तो तुरंत उसके सामने वो फ्यूचर्स मार्केट में एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन ले लेते हैं और जो डिफरेंस होता है वो अपने आर्बिट्राज के अपॉर्चुनिटी में वो बुक कर देते हैं। फिर उसके बाद इट डजंट मैटर निवेशक के लिए कि कोई भी कंपनी हो जिसमें ये इस प्रकार का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी किया हो कि प्राइस कहां जाता है, क्योंकि जो दोनों पोजीशन है वो एक दूसरे को सेट ऑफ करके नेट रिटर्न जो लॉक इन किया हुआ है वो उनको मिल जाता है। और तीसरा एक एक्टिव कंपोनेंट भी है, क्योंकि देखिए ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है, उनके पास काफी सारी कंपनीज है, और खास करके आपको ये भी समझना होगा कि उसपे जो 2 सीमेंट कंपनी थी, गुजरात अंबुजा और एसीसी, वो थोड़े समय पहले तक ही उनके ओनरशिप किसी और के पास था, खास करके यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास था। तो ये सभी जो इतने सारे कंपनीज है उसमें कई म्यूचुअल फंड ने एक एक्टिव पोजीशन भी ली हुई है। लेकिन ये प्रश्न ये होता है कि जब एक्टिव पोजीशन ली गई है तब वो फंड का एक्सपोजर उसमें कितना है और उसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि देखिए हर एक फंड के पास 40, 50, 60 कंपनी होती है। तो इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अगर इसमें से कोई थोड़ी कंपनी है जिसका वेटेज कम हो तो उससे टेक्निकली निवेशक को कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वहां पर वो आ जाएगा और उस पर रिस्क कंट्रोल हो जाता है। अब फंड हाउसेस की हम बात करते हैं आदित्य, और आपसे हम ये चाहते हैं आप ये समझाएं कि करंट एक्सपोजर जो है कहाँ पर कम हुआ है और किस तरह से बटा है, किन कंपनियों में बटा है। मैम, सबसे पहले तो जैसे कि सबसे बड़ा एक्सपोजर अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में ही है सब म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि बहुत लिक्विड स्टॉक है और इंडेक्स स्टॉक भी है। दूसरा एक्सपोजर अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स में है, जहाँ पे अडानी पोर्ट्स भी एक इंडेक्स स्टॉक हो चुका है अब।
तो मेरे हिसाब से ये 3-4 स्टॉक्स है जहाँ पे एक्सपोजर है। दूसरी बात, सबसे बड़ा एक्सपोजर मेरे हिसाब से क्वांट म्यूचुअल फंड का था। वो एक्सपोजर अब उन्होंने धीरे-धीरे करके खत्म कर दिया है, क्योंकि उनको एग्जिट मिल गया था पिछले महीने में, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जब स्टॉक की वॉलेटिलिटी थी तो उन्होंने एग्जिट कर दिया था। तो मोटा-मोटी मोस्ट ऑफ द एक्टिव फंड्स ने एग्जिट ले लिया है। कुछ एक्टिव फंड्स में बचा हुआ है और कुछ लोग एक्सपोजर भी ले रहे हैं अडानी पोर्ट्स को या अंबुजा सीमेंट को। अगर वो इन स्टॉक्स में एक्सपोजर लेते हैं तो ये बढ़िया एसेट्स हैं, बैक्ड बाय कैश फ्लोज और बढ़िया बिजनेसेस हैं ये, तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर बड़े सारे मैकेनिज्म्स लगे हुए होते हैं, जिससे अगर कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम या वॉलेटिलिटी आए तो ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है। हाँ, छोटे नजरिए में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा नॉइज चलता है जब भी कोई ऐसी वॉलेटिलिटी आती है। लंबे नजरिए से आप निवेश करेंगे तो इन सब बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। अगले 10 साल तक कैसे कंटिन्यूड वे में एसआईपी आप करेंगे उसके बारे में सोचिए। और अर्नब जी, इसीलिए भी निवेशकों के लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट देखें तो वो इस तरह से डाइवर्सिफाइड है कि किसी एक कंपनी में फंड वैसे भी एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकता। जी, अगर आप देखें तो जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कोई भी एक्टिव फंड हो अपार्ट फ्रॉम अ सेक्टर या थीमेटिक फंड, तो उसमें जो 10% की एक लिमिट रखी गई है कि एक कंपनी में 10% से आप ज्यादा नहीं ले सकते। ये टेक्निकली अपर लिमिट होती है। तो हम देखते हैं कि काफी लार्ज कैप फंड्स में कई बार जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपनी स्कीम्स में अपने टॉप होल्डिंग्स में 7, 8, 9% तक जाते हैं। पर जैसे जैसे स्कीम्स का कॉर्पस भी बढ़ता है तो ओवरऑल उनका मोस्ट म्यूचुअल फंड्स अपना जो एक्सपोजर है वो कोई भी सिंगल कंपनी में बहुत रखते नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एक इनबिल्ट फीचर होता है म्यूचुअल फंड में, जहां पर रेगुलेटर के हिसाब से भी गाइडलाइन स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड्स भी खुद ये अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस उन्होंने स्थापित किया होता है अपने फंड हाउस में, ताकि वो भी देखे कि किस प्रकार से ऐसा कभी भी ना हो कि जहां पर एक या दो होल्डिंग से एक बहुत बड़ा असर पड़े। और खास करके जब कंपनीज अल्ट्रा मेगा कैप ना हो तो उसमें तो मोस्ट फंड हाउसेस एक्सपोजर कम रखते हैं। अब इसका एक्सेप्शन तब होता है जब कोई एक बहुत छोटा फंड हो। तो इस प्रकार के बहुत छोटे फंड में निवेशक को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है अगर उनका निवेश इस प्रकार के फंड में हो, क्योंकि वहां पर अगर फंड एक छोटा एक्सपोजर भी लेता है तो वो परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से हर एक फंड हाउस अपना फंड मैनेजमेंट प्रोसेस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो रिस्क कम करने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में को पैसा दे रहा है तब आइडियली जब वो एक्टिव फंड में दे रहा है तो वो ये सब चिंताएं म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहा है, और इसीलिए वो फंड मैनेजमेंट फीस या एक्सपेंस रेशियो भी चुका रहा है। तो इसीलिए उनको यही देखना है कि फंड मैनेजर जो है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके रिस्क किस तरह से मैनेज करता है। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जब कोई म्यूचुअल फंड निवेशक जब निवेश करने जाता है तब सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को आपको नहीं देखना है, आपको इसके अलावा कई और पैरामीटर्स देखने हैं। किस प्रकार से रिस्क ले रहा है म्यूचुअल फंड, किस प्रकार से वो रिटर्न्स कमा रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और ये सब जब आप करते हैं तब आपको ये पता चलता है कि इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब बहुत सारे निवेशक और दर्शक आदित्य ऐसे भी हैं जो शायद इस बात को नहीं समझते हैं कि वो अपने फंड के पोर्टफोलियो को चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि खबरों में इस तरह की जो न्यूज़ है वो अक्सर रह जाती हैं, दर्शक परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके फ़ंड के पोर्टफोलियो को चेक कैसे किया जाए, कितना ज़रूरी है वो पोर्टफोलियो को चेक करना, कितना ज़रूरी है देखना कि क्या फ़िलॉसफी है, क्या स्ट्रैटेजी है फ़ंड मैनेजर की, ये सब चीज़ें कितने मायने रखती हैं आदित्य? मैम, ये चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिसको इन बातों की समझ नहीं है
तो सीधा सीधा आप पैसिव फंड यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको इन सब चीजों की परवाह नहीं करनी होगी। एक इंडेक्स है जो कि ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। अगर आपको एक्टिव फंड मैनेजर के पास जाना है, तो या तो आप अपने आप, अगर आपको खुद कुछ जान है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप पोर्टफोलियो को स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, तो एक एडवाइजर रख लीजिए, तो वो एडवाइजर आपको गाइड करेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत निवेश कर रहे हैं और कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। तो पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो क्या है, वो बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो एक एडवाइज़र को रख लीजिए, या फिर आपको एडवाइज़र बिल्कुल नहीं चाहिए तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको कभी भी इन सब बातों की परेशानी नहीं होगी और आपको इन सबको चेक भी नहीं करना। चलिए, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला और इस खास चर्चा में आज आपने शिरकत की।